स्टॉक की। तो बीन स्टॉक बेसिकली यूज तब की जाती है, जैसे अभी हमने बताया कि मान के चलो कि मुझे एक ऐसी सर्विस चाहिए जहाँ पे सारा मिडलवेयर, एप्लीकेशन, डेटाबेस, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का AWS मैनेज करे, मुझे सिर्फ मेरा कोड मैनेज करना पड़े। तो उस केस में हम सर्विस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड AWS बीन स्टॉक। अच्छा, तो इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है, कैसे चीजें होती हैं। जस्ट ओके। सो मैंने यहाँ पे AWS अकाउंट को लॉगिन किया, सर्विस कॉल्ड बीन स्टॉक फिल्टर किया, सर्च किया। अब यहाँ सबसे पहले हमें हमारी एप्लीकेशन के लिए एक इन्वायरमेंट बनाना होता है। तो जैसे मैं बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल क्रिएट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का कोई नाम बताइए जो आप यहाँ अपना प्रोजेक्ट जिसको रन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बनता है सॉरी इन्वायरमेंट, है ना। तो इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपको एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया लाइक वर्डप्रेस, ठीक है। और इसका नाम लिख दिया प्रॉड, कि वर्डप्रेस की जो मेरी वेबसाइट है वो मैं रन करना चाहता हूँ। वर्डप्रेस की वेबसाइट किस पे रन होगी? तो मैंने कहा कि ये मेरी PHP पे रन होगी। PHP के किस वर्जन पे रन होगी? तो वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और क्रिएट ऐप, ठीक है। तो ये जो है मेरा एक वर्डप्रेस का एनवायरनमेंट रेडी होने लगा एक सिंगल क्लिक से। अब इसमें मल्टीपल चीजें मैं आगे अभी आपको दिखाता हूँ। चलो जब तक ये हो रहे हैं, दूसरा है ये होने दो रेडी, है ना। एक सिंगल क्लिक किया, एप्लीकेशन, डेटाबेस सब कुछ इसी में आ गया होगा। जस्ट मैं अपना कोड अपलोड करूं, वेबसाइट रेडी। नहीं तो इसमें VPC और ये सब गेटवे सब कुछ अपने आप, हाँ सब डिफॉल्ट आ गया होगा। लेकिन अब मान के चलो कि मुझे चीजें थोड़ी सी अलग करनी है, अलग से बनानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, लाइक मैं ये UAT मान लेता हूँ, ठीक है। मैं अब वो दिखाता हूँ बना के। मैंने एक एप्लीकेशन बना ली, क्रिएट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट बना लेता हूँ। इन्वायरमेंट है वेब सर्वर का, सिलेक्ट। अब यहाँ से कोई भी एक नाम दे देता हूँ, मान लो, ठीक है, ये मिल गया। अब इसमें प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, लाइक PHP। ये है डिटेल में सेम चीज को, सैम्पल कोड। मोर कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ क्लिक करेंगे। पहले मैंने यहाँ क्रिएट इन्वायरमेंट पे क्लिक किया था तो एक ही सर्वर में सब कुछ बन गया था। लेकिन जब मैं मोर पे क्लिक करूंगा, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। पहले हमने क्या किया था, सिंगल एप्लीकेशन बनाई, क्रिएट इन्वायरमेंट पे क्लिक किया, तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया था कि टिक कर दिया था एक जगह यहाँ पे बस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। यहाँ पे इन्वायरमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, PHP लेटेस्ट ले लिया, और यहाँ क्लिक ना करके यहाँ क्लिक करूंगा मोर ऑप्शंस पे, अगर आपको डिटेल में बनाना है तो। अब ये पूरा पेज फॉर्म खुल के आ गया। अब आपको सिंगल सर्वर बनाना है, हाई एबिलिटी बनाना है, कैसे बनाना है? तो मैंने फिलहाल कह दिया हाई एबिलिटी में बनाना है, या कस्टम कॉन्फ़िगरेशन करनी है। प्लेटफॉर्म तो चलो यही रहेगा। एक्सरे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, एक्सरे बेसिकली होती है जहाँ पे आपको अपना काफ़ी सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करनी होती हैं, वो सब करनी होती हैं। उसके प्रॉक्सी सर्वर एनजिनिक्स रहेगा, अपाचे रहेगा, क्या रहेगा? तो मैंने लाइक एनजिनिक्स ले लिया। मेमोरी लिमिट कितनी रहेगी? ये अपाचे जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं ये वो हैं, ठीक है। एक्सरे इनेबल करना है, नहीं करना, क्लिक कर दो। लॉग रोटेट करने, क्लिक करना है, नहीं करना, कर दिया। लॉग स्ट्रीम यानी अपाचे के लॉग क्लाउड वॉच पे डालने हैं, नहीं डालने, मतलब एक सिंगल क्लिक करना है बस, आपको सिलेक्ट करना है। अब रिटेंशन कितना रखना है अगर ये ले लिया तो, ठीक है, इसे सेव कर दिया। उसके बाद में ये तो अभी बात हो रही थी सॉफ्टवेयर की, अब इंस्टेंसेस की बात होने लगी कि आपका जो सर्वर बनेगा उस पर रूट वॉल्यूम कौन सा होगा, SSD होगा, मतलब JP3 होगा, IOPS इनेबल्ड होगा, डिस्क का साइज कितना होगा।
तो लाइक मैंने जनरल पर्पज ले लिया, डिस्क का साइज ले लिया, मान लो मैंने 30 GB। आयुप्स कितने होंगे? तो 30 पे तो 100 आयुप्स ही होते हैं मैक्सिमम। अगर मैं GP3 ले लेता हूं तो यहाँ पे मैं आयुप्स बढ़ाने के लिए मुझे ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद में सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लेना है, ठीक है, ये सब यहाँ ऑप्शन आ गया। उसके बाद में ऑटो स्केलिंग के लिए कि लोड बैलेंसर रखना है नहीं रखना है, मिनिमम सर्वर कितने रखने, मैक्सिमम कितने रखने, सारे ऑन डिमांड होंगे, ठीक है। AMD रखना है या x86 यानी जो इंटेल वाले होते हैं वो रखना है, सर्वर का टाइप कौन सा रखना है, किस AMI से सर्वर बनाना है, किस AG में रखना है, प्लेसमेंट में रखना है नहीं रखना है। अब ऑटो स्केलिंग करनी है तो वो किसके बेस पे करनी है, जैसे यहाँ ऑटो स्केलिंग यूनिट बेस है, मैं इसे परसेंट बेस कर लेता हूँ। नेटवर्क की जगह इस पे CPU यूटिलाइजेशन कर लेता हूँ कि जो ऑटो स्केलिंग हो वो CPU यूटिलाइजेशन के बेस पे हो, ठीक है। 5 मिनट मिनिमम, 5 मिनट मैक्स। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लगा दिया कि ले लाइक 70% ट्रैफिक पहुंचता है तो ऑटो स्केल हो जाए, 30% होता है 60 कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसे सेव कर दिया, इन्हीं लो ऑटो स्केलिंग हो गई। अब मॉनिटरिंग की तो हम इनहेंस मॉनिटरिंग पहले ही इनेबल कर ली थी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में की पेयर कौन सा रहेगा, आईएम रोल कौन सा रहेगा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये हो गई चीजें, ये सारी चीजें कर ही ली थी हमने। इंस्टेंसेस कर लिया, कैपेसिटी कर लिया, लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एक लिसनर एक प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। कुछ रूल लगाने हैं तो आप यहाँ पे वो सारी चीजें कर सकते हो। एक्सेस लॉग इनेबल करने हैं कि नहीं करने हैं, अगर करने हैं तो किस S3 बकेट में डालने हैं, है ना। जितने भी रूल लिखने हैं वो रूल यहाँ लिख सकते हो जो हम लिसनर पे लिखते थे, ठीक है। तो इसको आप सेव कर दो। इसको सेव करने के बाद में सिक्योरिटी हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, अपडेट जो सिक्योरिटी पैच है वो अपडेट करने के लिए तो आप इनेबल कर दो। नोटिफिकेशन लगाना चाहते हो कि अगर इस इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो तो वो इस ईमेल पे उसके नोटिफिकेशन आ जाए, लाइक पैच अपडेट हो, कुछ भी XYZ, ठीक है। उसके बाद में नेटवर्क, जैसे आपने पूछा कि किस BPC में बनेगा, तो यहाँ से अगर वो BPC पहले से ही बना हुआ है तो आप सिलेक्ट कर लो, नहीं तो आपको प्राइवेट मतलब जो बना हुआ है उसी में। अब जैसे पब्लिक सबनेट कौन कौन से रहेंगे, तो मैंने कहा पब्लिक सबनेट, पब्लिक और कहीं पब्लिक लिखा हुआ है, हाँ ये रहेगा। अब उसके बाद में इंटरनल सबनेट कौन कौन से रहेंगे, सॉरी पहले तो इसे सेव कर दो इस वाले को, ठीक है। पब्लिक IP किस पे रहेगी, ठीक है, वो ये। उसके बाद लिखा इंस्टेंस सबनेट, इंस्टेंस सबनेट का मतलब होता है प्राइवेट सबनेट कौन से रहेंगे, तो वो रहेंगे लाइक ये ये और ये। सर इंस्टेंस सबनेट का मतलब हो गया वेब सर्वर वाला, तो वो ये हो गए ये। फिर DB सबनेट कौन कौन से रहेंगे, DB सबनेट मेरा रहेगा डेटाबेस वाला, यानी ये और ये, ठीक है। तो ये वो जो हम लोग सिलेक्ट करते थे ना कि BPC बनेगी कि पब्लिक वाले सर्वर यहाँ बनेंगे, प्राइवेट वाले एप्लीकेशन वाले सारे यहाँ बनेंगे, डेटाबेस वाले सारे यहाँ बनेंगे, और जो पब्लिक सबनेट वाले होंगे ये तो चलो हो ही गया, सेव कर दिया, ठीक है। कैपेसिटी हमने कर ही दिया था कि मिनिमम ऑटो स्केलिंग ये होगी, लोड बैलेंसर ये होगा, सिक्योरिटी ग्रुप ये होगा, ये सारी चीजें ये होंगी। डेटाबेस, अब डेटाबेस जो RDS बनेगा वो कहाँ से बनेगा, डिटेल थोड़ी सी आ रही है। RDS जो बनेगा वो किसी स्नैपशॉट से बनेगा या ऐसे ही बनेगा, अगर ऐसे ही बनेगा तो डेटाबेस कौन सा होगा, वर्जन क्या होगा, यूजर नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें लाइक यूजर नेम लिख दिया टेस्ट DB, अरे सॉरी टेस्ट DB, पासवर्ड लिख दिया मैंने कि पासवर्ड क्या होगा, ठीक है। 1A में बनाओगे, 2 में बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो ये सब, और उसके बाद में क्रिएट।
ठीक है, डेटाबेस बन गया, सारी चीजें बन गई, टैग लगाने हैं टैग लगा दो, और उसके बाद में अरे भाई क्रिएट एनवायरनमेंट पे क्लिक कर दो, बस। यानी कितना टाइम लगा मुझे, अगर मेरी रिक्वायरमेंट पहले से ही ओके होती तो 5 मिनट के अंदर मैं EC2, लोड बैलेंसर, डेटाबेस, ऑटो स्केलिंग और एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, मिडलवेयर कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ, और जितनी भी प्री रिक्विजिट हैं सब कुछ 5 मिनट में रेडी। अब इसमें 2-4 मिनट का टाइम लगेगा, ये पीछे बन रहा है। इसमें कोई इसमें एक क्वेरी? चीज चाहिए। हाँ 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 बोलिए। हाँ, इसमें एक चीज चाहिए, जैसे अभी आपने एनवायरनमेंट डिटेल में बनाया, यदि हम डिटेल में नहीं, जैसे पहले बनाया था एकदम एक बन गया था, तो उसमें हाँ, सर्वर कौन से लेगा बाय डिफॉल्ट? माइक्रो सब फ्री टायर वाले। ओके। लेकिन आपने क्लिक करके बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है, जैसे ये मैंने क्लिक करके एक सिंगल क्लिक से बनाया था, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं क्लिक करके बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। ये ओके। देखो, हाँ यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं अभी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ कुछ भी चेंज करना है एडिट कर लूँ। सर्वर टाइप बाय डिफॉल्ट कौन सा गया यहाँ पे, माइक्रो ही गया होगा, है ना, ये माइक्रो गया है, तो मैं यहाँ जाके चेंज कर लूँ, यहाँ जाके इसे चेंज कर लूँ, यहाँ लोड बैलेंसर जाके चेंज कर लूँ, इसको जाके चेंज कर लूँ, मतलब जो भी मैंने किया ना मैं सब यहाँ चेंज कर सकता हूँ। ये डिफॉल्ट में बना है, इन्वायरमेंट इज नॉट पार्ट तो ऑफ ए। हम इसको इसी जैसे EC2 में जाके चेंज नहीं कर सकते? ना ना ना, देखो सर्वर जरूर बना होगा, लेकिन अगर सर्वर में जाके आपने कुछ भी चेंज कर दिया तो वो सर्वर अपने आप डिलीट हो जाएगा और नया बन जाएगा। ये देखो अच्छा। एक सर्वर बन गया ना यहाँ, लेकिन अगर इस सर्वर को मैं आपके सामने डिलीट कर रहा हूँ, आपके सामने इस सर ये सर्वर कुछ को कुछ डिलीट कर रहा हूँ, फॉर्मेशन की तरह नहीं है? ये क्लाउड फॉर्मेशन ही है एक तरह से। जब हम कोई कहता है कि डेवऑप्स करना है, तो डेवऑप्स में क्लाउड फॉर्मेशन आता है, डेवऑप्स में आपका बीन स्टॉक आता है, तो ये डेवऑप्स का ही पार्ट है। देखो ये सर्वर मैंने आपके सामने डिलीट कर दिया, ये जो इन्वायरमेंट मैंने बनाया था ये देखना अनहेल्थी हो गया होगा, अभी अभी हुआ नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अभी जब ये चेक होगा ना तो हेल्थी ओके है ना, हेल्थ, अब ये हाँ। अनहेल्थी हो जाएगा, और फिर ऑटोमेटिक वो नया सर्वर क्रिएट कर देगा। स्टेट पेंडिंग चली गई इसकी, थोड़ी देर में ये अनहेल्थी हो जाएगा। अब चूंकि एक सर्वर था, अगर 2 सर्वर होते तो एप्लीकेशन बंद नहीं होती, है ना, एप्लीकेशन चलती रहती और एक नया सर्वर वापस से फिर आ जाता। अब जैसे इस वाले में मैंने 2 सर्वर बनाए हैं, तो इसमें वैसा ही होगा UAT वाले में। सर जो अभी सिंगल क्लिक से बना है उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी या फिर जो हम खुद कॉन्फ़िगर किया उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी? कॉस्ट तो दोनों की सेम ही होगी, सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि हम रिसोर्स कितने बना रहे हैं। मान लो अगर मैंने सिंगल क्लिक से बनाया तो वो तो फ्री टायर वाला हिसाब किताब हो गया, उसमें कोई कॉस्ट ही नहीं लगनी। फिर T2 माइक्रो सर्वर फ्री होता है ना, लोड बैलेंसर फ्री होता है ना, MySQL फ्री होता है, तो सब कुछ फ्री में ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप कस्टम बनाते हो, जैसे मैंने अभी बाद में जो कस्टम बनाया था, तो उसकी कॉस्ट लग, जैसे उसमें मैंने सर्वर का साइज बड़ा रखा, है ना, मल्टी एजी रखा, तो अभी एक बार हाँ इसे सर। वापस से, तो ये पेंडिंग स्टेट में एक बार आ जाने दो, और उसके बाद में जब भी आपको कोई नई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, सिंपली कोड डिप्लॉय, यहाँ से जाके अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट करो, जिप बनाओ और यहाँ अपलोड कर दो। अगर आपने 3-4 बार मान लो एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ से बैकडेट वाली सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सबके लाइन लाइन बाई आ जाएंगे कि ये इस डेट में की, ये इस डेट में की, ये इस डेट में की। अगर मान लो आज की डेट में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो नीचे कल वाली, और उसे अपलोड पे क्लिक कर दो, वापस से डिप्लॉय हो जाएगी। ये देखो वापस से हो गया हेल्थी, है ना। इसका मतलब ये है कि जो सर्वर अभी हमने डिलीट किया था ना वो दोबारा बन गया होगा, बन गया ना। तो इसमें डेटा लॉस नहीं है कुछ? 1% का डेटा लॉस नहीं है। डेटा लॉस क्या होगा, सर्वर में जो डेटा है वो तो आपका कोड है ना, और कोड तो आपके पास यहाँ रखा ही है इस जगह। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं प्रॉड में गया,
ठीक है, यहाँ क्लिक किया, आ गया यहाँ पे अपलोड एंड डिप्लॉय। ठीक है, क्लिक किया। अब यहाँ से कह रहा है कि अभी एक ही बार मेरा डिप्लॉय हुआ। अगर मैं यहाँ वर्जन देख लूँ तो इसी वर्जन को मान लो मैं दोबारा अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ठीक है, या 2 लिख देता हूँ एप्लीकेशन B2 लिख दिया, मान लो कि ये दूसरा वाला मेरा वर्जन है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और डिप्लॉय कर दूं। कोड पुराना ही डाला लेकिन जस्ट उसे रिनेम कर दिया। क्या हुआ? ठीक है, अपलोड। अच्छा, ये अपलोड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ से नहीं होगा। डिप्लॉय, यहाँ डिप्लॉय बटन से क्लिक होके होगा। मैं अपलोड से करने लगा, अपलोड में तो नया कोड आता है। ठीक है, तो ये अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी एक देर में, ये होने लगा। और यहाँ आपको सारी चीजें दिखती रहेंगी कि भाई सर्वर में क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे अगर मैं यहाँ देखूंगा इवेंट्स, तो यहाँ देखूंगा कि क्या क्या हुआ। सब कुछ एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे एरर देख लूँ मैं, फैटल एरर देख लूँ, कुछ हुआ तो वार्निंग देख लूँ। ये तो वो है थोड़ी, जैसे अभी मैंने डिलीट किया था ना, तो वो भी सारा यहाँ आ जाएगा कि यहाँ देखो ये डिलीट हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, वो सब आ जाएंगे को यहाँ पे। और उसके बाद में ये जो यहाँ पे ऐप सैंपल एप्लीकेशन का ये था, इसको आप अपने डीएनएस में जाके कर दो। जैसे ये वेबसाइट चल रही है ना बीन स्टॉक की, ये यहाँ से मिल जाता है एनवायरमेंट। ये इसको जाके अपने डीएनएस से बाइंड कर दो, आपकी एप्लीकेशन ऐसे चल जाएगी जैसी ये है। अब ये तो मान लो मैंने एक सैंपल वो डाल दिया था पेज, इसको डीएनएस पे बाइंड कर दो, आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। अच्छा, उसमें अभी क्या हुआ उसका हमने नहीं देखा। जो हमने बनाई थी वो लॉन्च नहीं किया था क्या हमने? पेंडिंग स्टेट यूएटी, ये पेंडिंग स्टेट में है, यानी ये भी बन ही रहा है। S3 बकेट बन रही है, RDS इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप बन गया है। और इसका देखो दिखाता हूं मैं। जैसे अभी अमित जी ने बोला था कि ये पीछे क्लाउड फॉर्मेशन चलाता है क्या, तो मेरा आंसर है हाँ। यहाँ जाके देखोगे तो क्लाउड फॉर्मेशन में ना एक टेम्पलेट ऑटोमेटिक आ गई होगी। यहाँ देखो, ये देखो, ये आ गई, और ये देखो रन भी हो रही है। उससे पहले जो बीन स्टॉक बनाया उसकी ये रही। अब इसमें जाके अगर मैं देखूंगा तो एक ही टेम्पलेट में सब चीजें होंगी। थोड़ा समझना मुश्किल है, कुछ ज्यादा ही वैसा कर दिया एक्चुअली। इसको यहाँ डिजाइनर में ले जाके थोड़ा सा जेसन में कन्वर्ट करके देखोगे तो दिख जाएगा। और इसको अगर आप सही से कर लो तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। बाई ML एक ही लाइन में कर दिया, आ गया, अब हो गया सही। जैसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी कर लिया। उसके बाद में ये पूरा पूरा क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट निकल के आ गया। इसको जाके आप मैनुअली कहीं रन कर दो तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जैसे बना था एज इट इज वैसे ही बन जाएगा। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। और ये जो देखो नीचे देखोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक आ गया होगा। ये अंदर से कोडिंग है ये सारी,
कि भाई लोड बैलेंसर बनेगा तो ऐसे बनेगा, सिक्योरिटी ग्रुप ये लगेगा, सिक्योरिटी ग्रुप की ये सब। इसमें अगर आप थोड़ा सा अपनी चेंजेस कर लेते हो तो ओवरऑल आपका बन जाएगा। और इसी क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट को अगर कल को मान लो आप कहो कि मुझे मेरी एप्लीकेशन किसी दूसरे AWS अकाउंट में चलानी है, इस कोड को कॉपी पेस्ट करो और वहां जाके रन कर दो क्लाउड फॉर्मेशन में, एज इट इज इन्वायरमेंट वहां बन जाएगा, एज इट इज। जस्ट एप्लीकेशन अपलोड करो, सब कुछ चल जाएगा। या केवल AMI ID चेंज कर दो और ये पूरा बनेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे, इसे थोड़ा नीचे करता हूँ, तो ये देखो इसमें क्या क्या बन रहा है। एक डेटाबेस सर्वर बन रहा है, एक ELB बन रहा है, ऑटो स्केलिंग बन रहा है, बीन स्टॉक एनवायरनमेंट है ये। उसके बाद में जो क्या नाम EBS वगैरह लग रहे हैं, ये सब इस तरह से। ये देखो UAT वाला भी आ गया, यानी बन गया। अगर मैं यहाँ जाके चेक करके देखूं तो इन्वायरमेंट पे जाके अभी आया नहीं है, आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। मतलब सर्वर बनना स्टार्ट हो गया, नेट ये है। तो इसमें कोई डाउट है सर? नो। है ना, बहुत ही इजी है। नो सर। है ना, इजी है बहुत। लेकिन मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। कि सबसे पहले तो आपको बनानी पड़ती है एप्लीकेशन कोई भी। तो कोई भी एक एप्लीकेशन बना लो, लाइक मैं दोबारा बना रहा हूँ, सिलेक्ट करके इसका नाम लिख दिया मैंने टेस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है वो डाल दो, प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट डाल दो। उसके बाद में यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर लो कोई भी जो आपने नहीं बनाया, जैसे ये अवेलेबल नहीं है, WORD वर्डप्रेस टेस्ट है, कुछ भी डाल दो, मतलब जो अवेलेबल ना हो। ये मिल गया आपको। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन डाल दो। अब यहाँ से वो भरना शुरू कर दो कि अब आप किस पे बनाना चाहते हो, पाइथन पे बनाना चाहते हो, डॉकर पे बनाना चाहते हो, किस पे करना चाहते हो। डॉकर पे करना चाहते हो, डॉकर सेलेक्ट कर लो, सैंपल एप्लीकेशन या मोर। अब मोर, तो यहाँ पे जाके फिर वो डिटेल फिल कर दो, डॉकर के अकॉर्डिंग सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, जिसे जिसे डॉकर सपोर्ट करता होगा। है ना, तो बेसिकली यहाँ पे सिंगल AG बनाना है, मल्टी AG बनाना है, प्लेटफॉर्म तो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, मॉनिटरिंग करनी है नहीं करनी है, एनवायरनमेंट कौन सा रखना है, EBS कितना रखना है, सर्वर का साइज कितना रखना है, लोड बैलेंसर रखना नहीं रखना है ना। तो ये सारी डिटेल फिल करो एडिट कर करके, बस क्रिएट पे क्लिक कर दो, बन जाएगा। अच्छा, और इसमें जब एनवायरनमेंट जब क्रिएट किया था हमने, तो एक एनवायरनमेंट था सर्वर और दूसरा वर्क एनवायरनमेंट, वो क्या है डिफरेंट, वो क्या है सेकंड? वो एक्चुअली सर्वर जो अपाचे है ना, वो दो तरह से काम करता है। कोई भी प्रॉक्सी सर्वर, या तो वर्कर की तरह से, मैं दोबारा जाता हूँ, हाँ, या तो वेब सर्वर की बेस पे चलता है या वर्कर। तो वर्कर हो गया समथिंग लाइक प्रॉक्सी, ओके। है ना। और ये आपका हो गया जैसे फ्रंट एंड APIs, ये देखो लिखा भी है, रन ए वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन या वेब API। तो हमारा 99% काम यहाँ चलता है। ये चलता है जहाँ पे प्रोसेस आपकी बहुत ज्यादा, मतलब EMR वर्क, EMR ही बोलते हैं, हाँ EMR बेस्ड मशीन लर्निंग, जहाँ एप्लीकेशन वगैरह चलती हैं, तो उस केस में जहाँ पे उन्होंने एक कमांड दे दी एंड देन बैकएंड में वो बहुत देर तक प्रोसेस हो रही हैं, चीजें चल रही हैं, तो उस केस में। और जहाँ पे चीजें जो है किसी एक शेड्यूल पे जाके चलती हैं, तो ये उस केस के लिए। लेकिन बाकी सब चीजें फिर पीछे सेम ही हैं। और अगर आपको इन सर्वर को डिलीट करना है जो वहाँ EC2 वगैरह बने हैं, तो आपको ये इन्वायरमेंट यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से नहीं हटाओगे तो वहां से कभी डिलीट नहीं होगा। आप डिलीट कर दोगे वो थोड़ी देर में फिर बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ रन डिलीट कर दिया है, तो अब वहां ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो जब तक ये बनेगा नहीं तब तक ये डिलीट होगा नहीं। चलिए, इसके आगे थोड़ा सा और आते हैं, फिर हम थोड़ा जेनकिन की तरफ देख लेते हैं एक बार। तो जेनकिन में क्या है
कि अभी तक हमने देखो ये देखा था, अभी केवल हम जेनकिन सर्वर बनाएंगे कि जेनकिन सर्वर चलता कैसे है बस। सो अभी तक हमने ये देखा कि सर्वर कैसे बनते हैं EC2 पे, है ना, मैनुअल, फिर क्लाउड फॉर्मेशन से बना के सारी चीजें चेक करी, फिर बीनी स्टॉक से बना के सारी चीजें चेक करी, एंड देन फिर हमने फारगेट वगैरह पे सारी काम किए, देन एप्लीकेशन लिनक्स बेस पे काम किया, विंडोज पे काम किया, डेटाबेसेस पे काम किया, एंड देन अब हम काम करेंगे, मतलब अभी तक हमने काम किया मोर ऑन कॉन्फ़िगरेशन, कि जहाँ पे हमने एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन कैसे करवाएंगे, डेटाबेस को कैसे करवाएंगे, ये सारी चीजें की। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन और डेटाबेस, हम ये मान के चलते हैं कि हमने सब कुछ ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें बस ये चाहिए कि जो भी हमारा एप्लीकेशन है, अगर मुझे कंटिन्यू उसमें इंटीग्रेशन करना है, कंटिन्यू उसमें चेंजेस करना है, तो उस चेंजेस को कैसे इंश्योर करें, है ना। एक सेकंड दीजिए। ओके, सो ये होते रहेंगे डिलीट, तब तक हम इधर काम कर लेते हैं, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो अब हम बात करते हैं कि मान के चलते हैं कि मुझे मेरी एप्लीकेशन पे, जैसे 2 एप्लीकेशन सर्वर मेरे कंटिन्यू चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उन, और ऑटो स्केलिंग वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर है, और मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं पहले सर्वर पे कोड पुश करूं, मतलब सर्वर पे कोड ना पुश करना पड़े, मैं मेरे लैपटॉप पे ही जस्ट कोड पुश कर दूं मेरी रेपोजिटरी में, सर्वर पे जाके वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाए, और जो भी नया सर्वर आए उस पर भी ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो, है ना। तो ये 3 तरह से चीजें होती हैं। एक तो होता है कि हम AWS CI/CD यूज करें, AWS CI/CD के बाद में हम जेनकिन यूज करें। अब जेनकिन हो गया, AWS CI/CD हो गया। अब AWS CI/CD भी 2 पार्ट में हो गई, एक कोड कमिट के साथ में, एक फारगेट के साथ, सॉरी कोड डिप्लॉय के साथ में, एक हो गया फारगेट के साथ में। तो ओवरऑल 3 तरह से ऑटो स्केलिंग, सॉरी CI/CD हो गई। तो हम पहली बात करते हैं सबसे पहले जेनकिन के थ्रू, जो कि एक थर्ड पार्टी टूल होता है, कि उसके साथ हमें कैसे काम करना है। तो एक मैं कोई सर्वर लॉन्च कर लेता हूँ सिंपल सा, जिसपे मैं आपको जेनकिन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिखाता हूँ आज। नॉर्मल अमेजॉन लिनक्स सर्वर ले लिया। अब फिलहाल तो मैं इसे ऐसे ही डिफॉल्ट में लॉन्च कर देता हूँ, क्योंकि जस्ट मुझे आपको दिखाना है, तो इस पर्पज से। ठीक है, तो मैंने एक सिंपली एक सर्वर डिफॉल्ट VPC में लॉन्च कर दिया है। क्योंकि ये मैं जस्ट अभी डिलीट कर दूंगा, तो इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें की नहीं है, लेकिन आप जब मतलब करेंगे तो वो प्रॉपर सारी चीज़ें मतलब फॉलो करेंगे। इस पे एक IAM रूल मैं अटैच करने जा रहा हूँ, सो दैट कि मैं एक्सेस कर सकूँ सर्वर को। तो यहाँ पे मैंने SSM रूल अटैच कर दिया है। बीन स्टॉक देखता चलूंगा कि बीन स्टॉक जब मेरा बन के रेडी हो जाएगा, ये अभी भी बन ही रहा है, अभी भी सेटअप हो ही रहा है। चलिए, मतलब चूंकि मैंने HA बोला था ना, तो एक UAT का ये बन गया, और भी आने वाले होंगे। चलिए एनीवे
अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन मेरा दोबारा है अगेन, जो हमने फिर मैं पूछा था ना कि बाय डिफॉल्ट हमारा सर्वर कौन सा बनेगा। अब जैसे कल हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास ये था कि एम सीरीज का बनेगा डिफॉल्ट। नहीं, वो हमने कहा था कि जब आप बनाओ तो ये बनाना चाहिए, वो रिकमेंडेशन थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। वो रिकमेंडेशन थी कि जब भी आप बनाओ तो प्रोडक्शन में एम सीरीज बनाओ। थी। ठीक है, उसमें कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। हाँ, मैंने एक गलती कर दी, डेली जितनी यूज एक्सेस फाइल थी रिसेंट में जाके मैंने डिलीट कर दी। तो मुझे लगा कि विंडोज का रिसेंट और मैक का रिसेंट एक जैसा ही होता होगा। पता चला कि वो मेरी फाइलें सारी डिलीट हो गई। चलिए, तो ये देखो मैंने सर्वर अभी लॉगिन कर लिया, ठीक है। ये सिंपली मैंने एक सर्वर लॉगिन कर लिया है जो अभी बनाया है। यहाँ पे मुझे जेनकिन्स इंस्टॉल करनी है। तो जेनकिन इंस्टॉल करने के लिए कुछ प्री रिक्वेजिट होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके जो सर्वर है उस पे रूबी इंस्टॉल होना जरूरी है, गिट इंस्टॉल होना जरूरी है, जावा इंस्टॉल होना जरूरी है ना। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ जेनकिन के लिए कोड डिप्लॉय, हाँ ये किया तो है, ये मैं आपको पूरा का पूरा भेज दूंगा, ये देखो लिखा भी है। तो ये मैं आपको भेज ही देता हूँ। ये सबसे पहले कोड डिप्लॉय वगैरह करना चाहिए, रूबी करना चाहिए। रूबी हो गया, उसके बाद में जेनकिन करना चाहिए। जेनकिन के सॉरी जेनकिन से मैं एक एक करके करूँ, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है क्योंकि इससे पहले ना हमें ये करना होता है, जेनकिन तो बाद में करना होता है। बेसिकली सबसे पहले ये करना होता है, सबसे पहले जावा करो, कोड डिप्लॉय वगैरह ये सारी चीज़ें करो, जेनकिन बाद में इंस्टॉल होता है। तो एनीवे तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे ये है कि यम अपडेट कर लें और उसके बाद में रूबी इंस्टॉल कर लें, यम अपडेट -बाई, ठीक है। पिंक google.com चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। अरे भाई जस्ट सेकंड प्लीज, ऐसे जा रहा बार बार। अच्छा 2 मिनट का ब्रेक करें एक, जरा ये करने से पहले। हाँ ठीक है, कर सकते हैं सर, ओके सर। हाँ जस्ट 2 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं ना फ्रेश वगैरह होके आते हैं। ठीक है। हाँ मैं इसको रिकॉर्ड यहीं स्टॉप कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास मतलब उसकी वाली बिल्कुल अलग हो जाएगी है ना ठीक है। जेनकिन वाली। इसको यहीं स्टॉप कर देता हूँ। तो हम अगले 5